अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है जी ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आइडियाज अब हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है जी, हमें मेन टॉपिक पता था और उस टॉपिक के इर्द गिर्द हम क्या लिखेंगे, क्या पहले पहले ड्राफ्ट में क्या कुछ आएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सेक्शन मुकम्मल कर लिया। हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमने प्लानिंग फेज मुकम्मल कर ली। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइज। ठीक है जी, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं जी, ऑर्गेनाइज में क्या है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीजें क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है जिन्हें इंक्लूड करना है। सारे आइडियाज हम डॉक्यूमेंट में नहीं ले आएंगे। फिर उसके बाद किस सीक्वेंस में चीजें आनी चाहिए हम वो भी डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। देन फिर हम एविडेंस क्या देंगे, जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होएगी, मेरे रेफरेंसेस होंगे, मेरा एविडेंस होगा, वो क्या होगा। ठीक है जी, तो इसमें सर अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हेडिंग के अंदर एक सवाल किया जा रहा है कि अगर आपको एक बड़ी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड ईमेल या रिपोर्ट पढ़नी पड़े मिले, तो जाहिर है ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप उस पर कोई एक्शन ले सकें, कोई एक्शन आइटम जनरेट हो सके, तो ये चैलेंज है। ओके जी, पहला फिर काम क्या किया जाए, इनफॉर्मल आउटलाइन डिफाइन करें जी। इनफॉर्मल आउटलाइन क्या हो सकती है, 3 मेन पॉइंट्स एज कंप्लीट। भाई मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी कोलीग का माइक ऑन है जी। मैं खुद चले, मैंने एक सेकंड लिया और थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को भी। ओके जी, 3 मेन पॉइंट्स थी। पहली स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, इनफॉर्मल आउटलाइन आइडेंटिफाई करें, 3 मेन पॉइंट्स को मुकम्मल फिक्रों की सूरत में लिख लें और फिर उसके बाद क्या करें, उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें कि पहले मैं ये बात कहूंगा, उसके बाद नंबर 2 पे ये आइडिया होगा और नंबर 3 पे ये बात होगी। और फिर हर जो है उस आउटलाइन को एक्सपेंड करें, तो उन मेन आइडियाज के लिए 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स या एविडेंसेस शेयर करें कि इस बात के लिए मेरा एविडेंस ये होगा, ये रेफरेंस होगा। तो आप यूं इनफॉर्मल आउटलाइन अपनी क्रिएट करें, हमें इसको फिर एक्सपैंड करने में बहुत फिर आसानी होगी। ओके जी, अगला आइडिया जी, कोलैबोरेट बाय शेयरिंग स्ट्रॉन्ग आउटलाइन। इवन अगर अभी तो मैंने क्लासरूम में आप लोगों से रिक्वेस्ट हमने की है कि इंडिविजुअल आप लिखेंगे, लेकिन अगर दफ्तर में प्रोफेशनल लाइफ में हमें कोलैबोरेशन करनी पड़े तो उसमें भी बड़ी आसानी होगी कि अगर हमने आउटलाइन डिफाइन कर ली हो, ठीक है जी, तो फिर उसे एलैबोरेट करना हर कोलीग के लिए बंदा डिवाइड कर देता है कि इतने इतने पेजेस आप लिखेंगे, इतने पेजेस मैं लिखूंगा, इतने राना साहब लिखेंगे, इतने अब्बास साहब लिखेंगे। तो वो फिर सारे कोलीग्स के लिए कोलैबोरेट करना आसान हो जाएगा अगर हम पहले आउटलाइन पे एग्री कर लें। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, ले जी, ये मेक अ प्लान यहाँ बताया जा रहा है कि फर्स्ट मेन पॉइंट आइडेंटिफाई करें और उसे एक मुकम्मल फिक्रे की सूरत में लिखें। ठीक है जी, बार बार कहा जा रहा है, मैं फिर इसे हाईलाइट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए और आप लोगों के लिए भी, कि एक कंप्लीट फिक्रे की सूरत में लिखें, ये हमारी हमारे हमारा मेन पॉइंट है और इसका ये सपोर्टिंग एविडेंस है। अब नीचे जो एक पैराग्राफ लिखना है आपने, एक्सपैंड करना है, वो आप करें। अगला पॉइंट हो सकता है दूसरे कोलीग के हिस्से में आए, तीसरा पॉइंट तीसरे बंदे के हिस्से में आए, तो हर बंदा अपने अपने हिस्से पे यूं काम करना कितना आसान हो जाएगा, कितनी बरकत हो जाएगी कि हमने इनफॉर्मल आउटलाइन पहले से डिफाइन की है। तो अब हर कॉलीग के लिए, हर कोलैबोरेटर के लिए अपने अपने हिस्से का काम करना आसान हो जाएगा। और इवन अगर राना साहब या मैं या आप अकेले भी काम करेंगे, तो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड आवर मेन पॉइंट्स, तो फिर जाहिर है हमारे लिए लिखना आसान होगा इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं सर। एक आउटलाइन की एग्जांपल दी जा रही है जी, आबिद साहब आए हैं जी। एक आउटलाइन की एग्जांपल दी जा रही है, तो ये बल्कि यहाँ अगर आप देखें, आप में से बल्कि चले एक्टिविटी, इसे भी ऐसे एक्टिविटी के मोड में ले जाते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, एक छोटा सा पॉज देता हूँ
मुझे कोई कॉलीग बताएगा ये जो आउटलाइन यहां दी गई है ये किस चीज की आउटलाइन है? एक छोटा सा सवाल, मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा। कोलीग से, पार्टिसिपेंट से सवाल ये है कि ये जो आउटलाइन दी गई है ना जी, ये आउटलाइन किस डॉक्यूमेंट की है? कोई कोलीग बताएगा जी? कोई चैट बॉक्स में बता दे जल्दी से, कोई कॉलीग। मैं इवन थोड़ा सा मीनवाइल थोड़ा सा पानी पी लेता हूं आपकी इजाजत से। जी साहब, चैट बॉक्स में मुझे यकीन है भट्टी साहब ने किया है। एंड भट्टी साहब इज एब्सोल्युटली राइट जी। एक रिसर्च आर्टिकल की आउटलाइन है। थैंक यू सर। तमाम कोलीग्स के लिए कैसा है जी? इंट्रोडक्शन है पहले, फिर मेथोडोलॉजी है, मेथड सेक्शन है, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है और कंक्लूजन है। तो एक साइंटिफिक आर्टिकल, एक टेक्निकल आर्टिकल की ये आउटलाइन है, बड़ी ट्रेडिशनल आउटलाइन है। ठीक है, तो ये यकीनन जब आप अपना थीसिस अपना कंपाइल करेंगे तो ले जी। ये अगली साइड जी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, मेरे साथ मिलके देखिएगा साहब। वो क्या है, अल्लाह आपका भला करे। ऑर्गेनाइजेशन मेथड अब सिलेक्ट करना है। पहला मेथड है जी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, और ये बेस्ट है एनी इंटरनल डॉक्यूमेंट इंटेंडेड फॉर बिजी रीडर्स। तो आपके बॉस से ज्यादा कौन बिजी होगा? ठीक है, अगर आप खुद बॉस हैं तो आप बहुत बिजी होंगे, और अगर आपका भी यकीनन हर बॉस का कोई ना कोई बॉस होता है, तो जाहिर है उसके लिए ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है। ये क्या है कि इसमें आपने, अभी हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया मेन पॉइंट्स का, हमने कहा पहला मेन पॉइंट ये होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट नंबर 2 ये है, और देन नंबर 3 ये मेन पॉइंट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की मेथोडोलॉजी है जी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की। दूसरा जो मेथड है साहब वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है जी? इट डॉक्यूमेंट्स दैट ट्रेस ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है साहब, हम जो इवेंट्स हैं वो जिस ऑर्डर में होंगे, ठीक है जी, तो हम उनको उस ऑर्डर में ही लिखेंगे। और इसमें अच्छी स्ट्रेटजी बताई जा रही है, अवॉइड बिगिनिंग ईच सेंटेंस विद ए डेट इफ देर आर मोर देन 5 डेट्स। तो हर सेंटेंस के आर में डेट लिखना जरूरी नहीं है। तो एक अच्छी मेथोडोलॉजी है जी, ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है क्रोनोलॉजिकल। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये सर अब जाहिर है हम मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ यूज करेंगे। अगली ऑर्गेनाइजेशन का की स्ट्रेटजी है प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये कहाँ यूज होगी? इंस्ट्रक्शंस और यूजर मैनुअल में। हमारे पास जो मशीनें होती हैं, हम सारे इंजीनियर्स का वास्ता पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हम अक्सर इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स या यूजर मैनुअल लिखने पड़ते हैं, या किसी और इंजीनियर के किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूजर मैनुअल पढ़ना पड़ता है। तो उसमें सर प्रोसेस और प्रोसीजर बताया जाता है। तो ये एक अच्छी मेथोडोलॉजी है। अगला क्या है जी? कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज, रिसर्च रिजल्ट्स एंड प्लानिंग रिपोर्ट्स। और इवन अगर आप हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो कुरान पाक में भी यही है कि पिछली उम्मतों का अहवाल हमें बताए गए हैं, और उनके साथ एक कंपैरिजन, एक कंट्रास्ट ड्रॉ किया जाता है। तो ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट हमें ज़ाहिर साइंटिफिक स्टडी में भी अपने रिजल्ट्स को दूसरे लिटरेचर में जो रिजल्ट्स दूसरे लोगों के होते हैं उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो आपने देखना है सर कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस जगह पे कौन सा क्या कहिए ऑर्गेनाइजेशन का मेथड यूज करेंगे। तो ये आपका फैसला होगा, ठीक है। लेकिन जाहिर है ये लिखने में हमें एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि आप इनको फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं साहब।
आगे क्या है, अगला मेथड है स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा देखते हैं सर ये कहाँ यूज होता है। ये होता है जी वर्क ऑर्डर्स में, ट्रेनिंग मैनुअल में यूज किया जाता है, या कस्टमर सर्विस लेटर्स में। आप पहले स्पेसिफिक बात करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जनरलाइज करते हैं, या इसका उलट होता है, पहले आप एक जनरलाइज्ड वर्जन बताते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप डीप डाउन जाते हैं। तो ये भी आपका फैसला होगा कि आप स्पेसिफिक टू जनरलाइज करते हैं या जनरलाइजेशन से स्पेसिफिसिटी की तरफ जाते हैं। अगला मेथड है जी एनालिटिकल। तो एनालिटिकल कहाँ यूज होगा जी, टेक्निकल रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में, फिजिकल एनालिसिस में। तो ये साहब जरा मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। ये आपने अपने डॉक्यूमेंट में फैसला करना है कि कौन सा सेक्शन आपका जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन मेथड पे होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। हमने अच्छा जी अगली स्लाइड में बताया जा रहा है कि अपने कंटेंट को यूं ऑर्गेनाइज करें जैसे आप किसी को कोई कहानी सुना रहे हैं। तो कहानी के क्या एलिमेंट होते हैं जी, पहला एलिमेंट होता है सिचुएशन। ठीक है साहब, कहानी की अगर बात करें तो जाहिर है कुरान पाक में, जैसे अभी हमने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह की करम नवाजी है कि कुरान पाक में पिछली उम्मतों के अहवाल दिए गए हैं, उनके किस्से बताए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, कहानी में चार चीजें होती हैं। नंबर वन सिचुएशन होती है, नंबर टू कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है जी, को चैलेंज होता है, को प्रॉब्लम होता है जिसे सॉल्व करना होता है, ठीक है जी, एक चैलेंज है। नंबर तीन एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है जी, कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमने अगर इन सवालों के जवाब देने हैं तो जाहिर है वो कहानी आगे बढ़ेगी। और चौथा एलिमेंट होता है फिर आप उसका आंसर ढूंढते हैं। तो चार चीजें हैं स्टोरी के, स्टोरी अगर आप इवॉल्व करेंगे, नंबर वन सिचुएशन, नंबर टू कॉम्प्लिकेशन, नंबर थ्री क्वेश्चन, और नंबर फोर आंसर। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की। आगे बढ़ते हैं सर। ओके जी, दुनिया की जी बड़ी मुख्तसर सी स्टोरी है, ये आपके सामने है, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, आपको नजर आ रहा होगा। और ये कहते हैं दुनिया की मुख्तसर तरीन जो कहानी है ना, वो इस बंदे ने यूं कंपाइल की एक छोटे से फ्रेज में, कि किसी बंदे ने लिख के रखा हुआ था आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, तो उस बंदे ने सिर्फ इतना ऐड किया, इट इज स्प्रिंग एंड आई एम ब्लाइंड। जी अजान हो रही है, तो अजान नहीं सर एक स्टोरी बताई गई है जी, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। ये एक बंदे ने यूं लिखा हुआ था, और वो जाहिर है कोई मांग रहा था जी न्यूयॉर्क की सड़कों पे कहीं। तो उस बंदे ने उसकी कहानी को यूं रीफ्रेज किया कि इट इज स्प्रिंग, बाहर की आमद है, और जाहिर है आई एम ब्लाइंड। तो कहते हैं कि उसके पास फिर काफी सारा रेजगारी जमा हो गई। तो ये देखिए स्टोरी के वो एलिमेंट, कि आप यहाँ स्टोरी का क्या एलिमेंट है जी, अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूं और इस चीज को हम देखें, कि जो टेक्निक्स हमने अभी पढ़ी हैं पिछली स्लाइड पे, अगर मैं जल्दी से आपसे पूछूं तो फौरन से पहले आपके जहन में क्या जवाब आता है जी, कि ये जो कहा गया आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, कि मैं ब्लाइंड हूं मेरी मदद कीजिए, और उसने उसको रीफ्रेज किया इस राइटर ने, इस ऑथर ने, मिस्टर डेविड ने, इट इज स्प्रिंग एंड आई एम ब्लाइंड, बाहर आ चुकी है और आई एम ब्लाइंड जी। तो क्या कहेंगे आप, कौन सी टेक्निक यूज की गई है जी स्टोरी में, क्रोनोलॉजिकल है या जनरल टू स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं सर इसका जवाब देते हुए, कि सर मेरा ख्याल है कंपैरिजन है, ठीक है जी, एक शख्स नाबीना है, और जाहिर है वो जब नजर वाले आंखों वाले उसे देखेंगे तो वो जरा कंपैरिजन करेंगे कि देखें बाहर की आमद है और एक शख्स कुव्वते बीनाई से महरूम है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल दी गई है जी स्टोरी के फॉर्म में, बताएं
उसमें एक सिचुएशन होनी चाहिए, पहले आप वो बताएं, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन रेज करें कि क्वेश्चन है क्या, और फिर उसका आंसर दें। तो ये 4 एलिमेंट होंगे तो आप एक स्टोरी के फॉर्म में अपने उस डॉक्यूमेंट को लेके चलेंगे। अच्छा, अगली स्लाइड है जी, मैप आउट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अब बताएंगे उस आउटलाइन जो हमने इवॉल्व की थोड़ी देर पहले, उसमें आप बताएंगे कि अब इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी डालनी है। ठीक है, तो इसमें एक बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल आउटलाइन के केस में यूज रोमन न्यूमरल्स, कैपिटल लेटर्स एंड अरेबिक न्यूमरल्स टू इंडिकेट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि हम देख रहे हैं कि हम बता सकें कि किस तरह हम जो है कितनी इंफॉर्मेशन अब कन्वे करेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, और ये जाहिर है आप बुलेट पॉइंट्स यूज करें, सेक्शन ब्रेक्स, तो ये चीजें हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होती हैं। आगे जी, रिव्यू योर आउटलाइन जी। आपने जब अपनी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल या ट्रेडिशनल आउटलाइन कंपाइल कर ली है तो इसे रिव्यू करें। ये सवाल जरूर अपने आप से पूछें कि क्या सारे जो टॉपिक्स या टॉप सब टॉपिक्स मैं कवर करना चाहता हूं वो इस आउटलाइन में आ गए हैं। उसके बाद क्या लॉजिकल सीक्वेंस है, और इसमें क्या एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंड है। तो ये आप हमें जरूर अपनी आउटलाइन को रिव्यू करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। एग्जाम्पल दी जा रही है कि सेल्स मैनेजर है नूरी नथ साहब, उन्होंने हैज ब्रेनस्टॉर्म न्यूमरस आइडियाज फॉर कंटेंट टू इंक्लूड इन एन ईमेल डिस्क्राइबिंग ए न्यू वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रोसीजर टू सेल्स पर्सोनल। ही हैज थॉट अबाउट how he may want to organize the content. He wants a concise email, so he has come up with the following outline for content he sees as the most critical to include. वो मिलके देख लेते हैं कि ये आउटलाइन उन्होंने नाथ साहब ने कंपाइल की है। ये एक इनफॉर्मल आउटलाइन है। तो यहाँ वो जो है उन वो अपना पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर सकते हैं इस आउटलाइन को लेकर के। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा जी, ये फिर सर एक एक्टिविटी है, लेकिन वक्त की मुनासबत को देखते हुए मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि अपने फिक्रों में ये बहुत ज्यादा जो होता है देयर इज देयर आर, ये नहीं होना चाहिए हमारी राइटिंग में। तो देयर इज देयर आर के बगैर भी फिक्रे लिखे जा सकते हैं। आपके सामने 2 एग्जांपल शेयर की गई हैं। मैं आप लोगों को जाहिर है एंगेज नहीं करता और आपके साथ इनका अगली स्लाइड में इनका आंसर शेयर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप सर कि वही फिक्रे एग्जाम्पल मैं पढ़ देता हूँ जी हम सबके लिए कि देर आर मैनी इंजीनियर्स हु लाइक टू राइट। ये वैसे गल है झूठ कि इंजीनियर्स लिखना पसंद नहीं करते बहुत सारा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं इसका इतराफ करता हूँ जी। लेकिन यह है कि यहाँ कहा गया है कि देर आर मैनी इंजीनियर्स हु लाइक टू राइट। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो लिखना पसंद है जिन्हें। तो इस फिक्रे को यूं भी क्राफ्ट किया जा सकता है, मेनी इंजीनियर्स लाइक टू राइट। ये जो देयर इज देयर आर है ना, ये लिखे बगैर भी बात कन्वे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं साहब। लेकिन हमने सर यहाँ अपना दूसरा सेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया।